हेलो एवरीवन। आज लूप्स इन पाइथन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को कंडीशनल लूप भी कहते हैं। व्हाइल लूप का अगर हम सिंटेक्स देखें तो ये फॉर लूप से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? व्हाइल लूप स्टार्ट करने से पहले आपको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस करनी होती है। इट मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। फिर आप व्हाइल लिखेंगे लोअर केस में, उसके आगे आप कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन कोलन लगाएंगे। जितने स्टेटमेंट्स आपको व्हाइल के अंदर एग्जीक्यूट करने, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे फॉर लूप में हम लोग स्टेप वैल्यू देते थे कि वेरिएबल कितने से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो आपको व्हाइल में जब सारे स्टेटमेंट्स आप लिख दें उसके बाद वो लास्ट स्टेटमेंट हो जो वेरिएबल की वैल्यू या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज। इसलिए ये लूप बच्चों में फेवरेट कम होता है क्योंकि इसमें हमें तीनों चीज अलग अलग लाइन पे करनी पड़ी है। इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी स्टेप वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं कैसे। अगर हम पहला प्रोग्राम आपसे कहें कि स्क्रीन पे 5 बार हेलो प्रिंट करना है व्हाइल लूप का यूज करके, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी दिखाता हूं आपको दोनों की। ये मैंने एक प्रोग्राम फाइल ओपन कर ली जिसमें मैं चेंजेस करूंगा। पहले मैं इसी प्रोग्राम को व्हाइल लूप से लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा कैसे। हम लोग सीधे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 6 1 और प्रिंट कर देंगे हेलो। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमने 1 है वो स्टार्ट वैल्यू है, देखिएगा, जिसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू। 6 है स्टॉप वैल्यू और 1 है हमारी स्टेप वैल्यू। इसका मतलब ये लूप जो चलेगा वो चलेगा 1 से लेके 5 तक, यानी आई की इनिशियल वैल्यू होगी 1। ठीक है, यानी मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ आई विल बी 1। हम इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं ये प्रोग्राम लिखने देता हूं और मैं आपसे कहता हूं व्हाइल लूप से लिख के दिखाइए, यानी कि यूजिंग व्हाइल लूप। तो आपने जो आई इन रेंज 1 लिखा था तो वो नहीं आप यहां लिख पाएंगे। आप आई इक्वल टू 1 करेंगे, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब आपने आई की इनिशियल वैल्यू कर दी 1, फिर आप व्हाइल लिखेंगे, यानी आप लूप कब तक चलाना चाहते हैं। तो आप ये नहीं लिख सकते व्हाइल 6, कंडीशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी आई पहले 1 होगा फिर 2 होगा और कब तक जाएगी आई की वैल्यू 5 तक। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है तब तक आप क्या करें, प्रिंट हेलो करते हैं। तो ये भी हो गया। आप ये कंडीशन को ये भी लिख सकते थे कि जब तक आई लेस देन 6 है हेलो प्रिंट करते रहे। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर फॉर लूप में आपने स्टेप वैल्यू दी थी, तो आपको यहाँ खुद बताना पड़ेगा कि आई कितने से इंक्रीमेंट होगा, यानी बढ़ेगी इसकी वैल्यू, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम ऊपर वाले पार्ट को कमेंट कर देते हैं। कमेंट अगर आपको एक साथ करना है तो फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कमेंट आउट रीजन। ऊपर का कोड हमारा कमेंट हो गया और हम इसको रन करते हैं। अब देखिए सेव इफेक्ट आ गया 5 टाइम्स। इसमें अगर आप एक भी चीज करना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आपसे इनिशियलाइजेशन पार्ट रह गया, तो ये एरर दे देगा कि आई क्या है, क्योंकि आपने आई को डिफाइन किया नहीं और आप डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं कि आई लेस देन 6। तो व्हाट इज आई? उसके बाद अगर आप यहाँ कंडीशन देना भूल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिख दिया 6, तो ये समझ नहीं पाएगा। ये देखिए इन्फिनाइट लूप है, 6 मतलब ट्रू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो नॉन जीरो वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू जीरो ना हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, उसे ट्रू मानता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन्फिनाइट टाइम्स हेलो प्रिंट करता जा रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल सी।
या आप डायरेक्ट यहां से बंद कर दिए तो ये किल कर देगा प्रोग्राम को आपके। ठीक है, फिर से आप ओपन कर लिए, इसको रन कराइए। चलिए वापस आके देखते हैं। मैंने ये प्रोग्राम लिखा था जहां पे मैंने क्या किया, मैंने while 6 दे दिया, तो while 6 को ये हर समय ट्रू कंडीशन मांगता है। तो जब तक ट्रू है तब तक ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा जब तक i लेस देन 6 है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं i को इंक्रीमेंट करना भूल जाऊं, यानी उसकी वैल्यू बढ़ाना भूल जाऊं, तो i की हर वैल्यू, हर बार वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये 1 लेस देन 6 हर समय ट्रू मिलेगा। तो आप देखेंगे यहां पे भी इन्फिनाइट टाइम्स लूप चल रहा है। देखिए बंद ही नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप? तो इसलिए ध्यान रखिएगा व्हाइल लूप में यू थोड़ा सा यूज करने के लिए पहले आप प्रिकॉशन रखिएगा कि ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन, एंड एट द लास्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वेरिएबल, यानी इसको बोल देते हैं स्टेप वैल्यू। हम जी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे रहे हैं। अगर यही प्रोग्राम मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कीजिए एग्जाम्पल 2, तो आप कैसे करेंगे व्हाइल से? अगर मैं फॉर से करता हूं तो क्या लिखता हूं, फॉर आई इन रेंज 1,11,1 और प्रिंट आई कर देते हैं, तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। ये देखिएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही प्रोग्राम आप व्हाइल लूप से लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई को शुरू में 1 करना पड़ेगा, यहां बताना पड़ेगा कि जब तक आई लेस देन 11 है प्रिंट क्या करिए, आई, और हर बार आई की स्टेप वैल्यू आपको खुद देनी पड़ेगी यहाँ पे 1। तो अगर मैं ऊपर का कोड डिलीट करके सिर्फ व्हाइल लूप का कोड चलाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 to 10 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो चुके। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। फॉर लूप को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाते थे तो हम क्या लिखते थे, फॉर आई इन रेंज, मुझे 10 से 1 चलाना है तो मैं 10, 0, -1 दे देता था स्टेप वैल्यू, जिससे हमारी ये लूप डिसेंडिंग ऑर्डर में चल जाता था। यानी अपर लिमिट पहले देते थे, लोअर लिमिट बाद में सेकंड नंबर पे, और फिर स्टेप वैल्यू -1। देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अगर यही चीज आपको व्हाइल से करनी है तो आप आई को अपर लिमिट क्या देंगे, 10। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, जब तक आई ग्रेटर देन 0 है, यस, 0 पे आते स्टॉप हो जाएगा। क्या प्रिंट कराएंगे, आई, और अब आप स्टेप वैल्यू निगेटिव करेंगे। अगर हम ऊपर का कोड हटा देते हैं तो आप देखेंगे व्हाइल लूप से भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। अब आता है कि हम क्या व्हाइल लूप में इफ भी यूज कर सकते हैं जैसे फॉर में? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर लूप का यूज करके 1 से 10 के बीच में जितने इवन नंबर से प्रिंट कीजिए, तो आप फॉर लूप के अंदर इफ ऐसे यूज करते थे, इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, और सीधे आप कर देते थे प्रिंट आई। अब आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे यही चीज वाइल से करनी है तो आप कैसे करेंगे, आई इक्वल टू 1, कब तक लूप चलाएंगे, जब तक आई लेस देन 11 है। अब यहां पे इफ यूज कर लेंगे, इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, प्रिंट आई। तो बताइए मुझसे क्या चीज मिस हो रही है? आपने देखा यहाँ पे फॉर लूप में तो स्टेप वैल्यू 1 दी है, मैंने स्टेप वैल्यू 1 देना भूल गए। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, क्या हम प्रिंट के नीचे लिखेंगे i+1, या हम इफ के बाहर लिखेंगे, यानी इफ के अंदर लिखेंगे या इफ के बाहर लिखेंगे? इसकी सही पोजीशन क्या होगी? याद रखिएगा ये i+1 लूप चलाने के लिए है, इसको इफ के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इफ के अंदर आई की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आई इवन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आई इक्वल टू i+1 इफ के बाहर लिखें। आप रन कराइए, देखिए पहले का आउटपुट था, एक बार मैं फिर से ऊपर का कोडिंग हटा देता हूं, दो आउटपुट आ रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि i की वैल्यू यानी इवन नंबर से प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे ऑड नंबर करने तो बस मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना था। अगर i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 है, ये देखिए,
हम कंडीशन कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे 1 से 50 के बीच वो नंबर प्रिंट कराइए जो 6 और 9 दोनों से हैं। तो हमें क्या करना है, 1 से 50, तो i को 1 करेंगे। कब तक लूप चलाना है, जब तक i लेस देन 51 हो। इफ लगा दें कि अगर i मॉड 6 0 है एंड i मॉड 9 0 है, तो क्या कर दें, प्रिंट i कर दें, और फिर इफ के बाहर आके हम i को i प्लस 1 कर देंगे, और शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं तो i प्लस इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे इससे वही नंबर प्रिंट हो रहे हैं जो 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब आता है कि फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या हुआ, क्यों? क्योंकि वो सारे प्रोग्राम जो हम फॉर लूप से बना पा रहे हैं वो व्हाइल लूप से भी बन जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं फॉर लूप यूज करते, क्यों हमें व्हाइल लूप दिया गया? आपको मैं आगे बताऊंगा कि व्हाइल लूप कब यूज करना चाहिए, कब फॉर लूप यूज करना चाहिए। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब फॉर लूप होता है तो उस फॉर लूप को हम काउंटिंग लूप भी कहते हैं, व्हाइल लूप को कंडीशन लूप भी कहते हैं। फॉर लूप स्टेटमेंट्स डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, मतलब पहले से हमें पता होता है कि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर करने हैं, 1 से 10 के बीच में इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, टेबल प्रिंट करनी है 1 से 10 टर्म्स की। तो यानी ये डेफिनेट नंबर अगर आपको पता हो कि लूप कितनी बार चलना है तो फॉर लूप यूज कीजिए। लेकिन अगर कोई कंडीशन बेस्ड हो कि आपको पता नहीं वो कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, 2 बार में फॉल्स हो जाएगी, 3 बार में, डेफिनेट नंबर नहीं पता कि लूप 1 से तो चालू होगा लेकिन कब तक जाएगा, तो आप व्हाइल लूप यूज कीजिए, क्योंकि व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड लूप है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए भी नेचुरल नंबर्स ये, इसके लिए फॉर लूप इजी है, लेकिन व्हाइल लूप यहाँ पे डिफिकल्ट पड़ रहा था जैसा हम लोगों ने देखा। याद रखिएगा, दोनों फॉर लूप और व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं पाइथन में, क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती है बिगिनिंग में, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हम लोग कब कौन सा लूप यूज करें। देखिए कैसे, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि फॉर लूप तब यूज करिए जब आपको पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, जैसे प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रिंटिंग फर्स्ट एंड इवन और ऑड नंबर्स, प्रिंटिंग टेबल, प्रिंटिंग फैक्टर एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको पहले से डिसाइडेड नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा और लूप का एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रहा है किसी कंडीशन पे, हो सकता है वो कंडीशन 2 बार ट्रू हो तो 2 ही बार चल जाए, सेम प्रोग्राम में वो 5 बार ट्रू हो 5 बार चल जाए। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग एक डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर इनपुट कीजिए और उसका रिवर्स प्रिंट करके दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने दिया है 237 तो उसका रिवर्स प्रिंट हो जाए 732। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 237 एक 3 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से सेम प्रोग्राम में यूजर 4 डिजिट का नंबर दे सकता है, सेम प्रोग्राम में यूजर 5 डिजिट का नंबर दे सकता है। तभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एनी डिजिट नंबर, एनी डिजिट नंबर। मैंने फिक्स नहीं किया इस प्रोग्राम को कि 2 डिजिट के लिए बनाइए, 3 के लिए बनाइए। ऐसे केस में आप देखेंगे व्हाइल लूप ज्यादा इजी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं लॉजिक। मान लीजिए हमारा नंबर था 237, इसको हमें रिवर्स करना है, तो हम स्टेप 1 क्या करेंगे, राइट से हमें 7 एक्सट्रैक्ट करना है, राइट साइड से। तो किसी भी नंबर से अगर आप पहले डिजिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो फ्रॉम राइट, तो आप क्या करिए, उस नंबर को 10 से मॉड कर दिए। ये देखिए मैंने यहाँ 10 से मॉड कर दिया, ये 7 आया तो इस 7 को आप यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अब मुझे 237 में 7 मिल गया है, अब मुझे 7 रिमूव करना है, कैसे करें? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। 237 को इंटीजर डिवाइड कर दिए 10 से। आपको याद होगा मैंने पाइथन में 2 डिवीजन ऑपरेटर बताए थे, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और डबल फॉरवर्ड स्लैश। आप यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज कीजिए तो 23.7 आंसर आएगा, तो वो ऑटोमेटिक 0.7 को ट्रंकेट कर देगा, 23 आ जाएगा।
अब सेकंड स्टेप कीजिए, अब आप 23 को 10 से मॉड कीजिए, क्या मिलेगा 3 प्रिंट कर दिए, और 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। थर्ड स्टेप, अब 2 को 10 से मॉड करिए, बताइए क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया था अगर छोटी वैल्यू को बड़े से मॉड करते हैं तो रिजल्ट हमें छोटी वैल्यू ही मिलती है। 2 प्रिंट कर दिए, अब आप देख रहे हैं रिवर्स होता जा रहा है, पहले 7 प्रिंट हुआ, फिर 3, फिर 2, और अब इसके आगे हम करते हैं 2 को 10 से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं 0 मिल रहा है। यही हमारी स्टॉप कंडीशन होगी व्हाइल लूप में, तुरंत लूप स्टॉप कर दिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कितने स्टेप पे ये प्रोग्राम हुआ, तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 3 स्टेप में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसका मतलब लूप कितनी बार चला, फाइनल आउटपुट देखिए हमें मिल गया रिवर्स, पहले 7, फिर 3, फिर 2। अगर मैं आपसे कहूं लूप कितनी बार चला इस प्रोग्राम में, तो आपने बोला कि सर ये 3 बार प्रोसेस रिपीट हुई है, इसका मतलब ये लूप 3 बार चलेगा। लेकिन अगर यही नंबर 4 डिजिट का होता तो ये स्टेप मुझे 4 टाइम्स करने होते, यानी 4 टाइम्स ये लूप चलता। अगर ये 5 डिजिट का होता तो मुझे ये स्टेप 5 टाइम्स करने होते और ये 5 टाइम्स लूप चलता। आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में क्या होता है, पहले हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करा लिया, एंटर एनी डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लगाई। अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू में हमारा नंबर था 237, फिर ये रिड्यूस होके 23 हुआ, फिर ये रिड्यूस होके 2 हुआ, और देख रहे हैं आप आखिरी में क्या बन गया, ये 0। यही हमारी कंडीशन है कि जब तक n 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलाते रहिए। n की वैल्यू कैसे आई, इनपुट के थ्रू। फिर मैंने क्या किया था, अगर आप इस स्टेप को देखें, हमने उस नंबर को 10 से मॉड किया, तो देखिए यहाँ पे हमने n को 10 से मॉड किया और रिजल्ट को डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्योंकि हमें राइट से एक डिजिट मिली। अब अगर आप देखें तो मैंने वो डिजिट प्रिंट करा दी है, और आपको याद आ रहा है ये एंड फंक्शन क्या करता है, एंड स्पेसिफायर, ये सेम लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करता है। ये कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, जब 7 हमें मिल गया तो हमने 7 को राइट साइड से हटाया। कैसे हटाया, डबल डिवाइड करके। तो देखिए यहाँ पे हमने n को डबल डिवाइड किया 10 से और वापस n में ही वैल्यू स्टोर करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये n वैल्यू फिर से चेक होगी यहाँ पे जाके, ये n वैल्यू फिर से चेक होगी यहाँ जाके, देखिए n वैल्यू फिर से चेक होगी। क्लियर। जब आप ऐसे कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिवर्स हो रहा है। चलिए एक बार करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले n इनपुट ले लिया, मान लीजिए मैंने राइट दे दिया वैल्यू। हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है जब तक n 0 ना हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक वेरिएबल ले ले जिसमें n mod 10 स्टोर करें, तो राइट से हमें 7 मिलेगा और उसको हम प्रिंट कर देंगे d, और सेम लाइन में आउटपुट आना है तो हम ये कर देंगे एंड। अब आप देखिए क्या करते हैं, हमें 237 में 7 हटाना है, तो हम इस पूरे नंबर को यानी कि n को डबल डिवाइड कर दें 10 से, तो हमें आंसर मिलेगा 23.7, और चूंकि डबल डिवाइड फ्रैक्शनल पार्ट हटा देता है तो सिर्फ 23 मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल मत ले लिएगा a, क्योंकि ऊपर कंडीशन में आपने क्या लगाया n, तो यहाँ पे वापस n चेक होगा, जिससे ये n सबसे पहले रिड्यूस होके बनेगा 23, फिर रिड्यूस होके बनेगा 2, और फिर रिड्यूस होके बन जाएगा 0, और 0 पे ही हमारा जो है लूप स्टॉप हो जाएगा। मैं क्लियर। चलिए इसको रन कराते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 237 का रिवर्स आ रहा है 732। अब हम बड़ा नंबर दे देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिएगा इसका रिवर्स आ जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि
पहले राइट साइड से 9 एक्सट्रैक्ट हुआ, प्रिंट हुआ, फिर 8 एक्सट्रैक्ट हुआ, प्रिंट हुआ, फिर 7 एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर 6, फिर 5, फिर ये, और फिर आखिरी में 0 हो गई n की वैल्यू। लेकिन क्या ये रिवर्स कहीं स्टोर हो रहा है? अगर मैं इस लूप के बाहर कुछ प्रिंट करना चाहूं तो मेरे पास ये रिवर्स कहीं स्टोर नहीं है। तो एक दूसरी लॉजिक बताते हैं आपको कि आपको कितने भी डिजिट का नंबर इनपुट करना है और उसका रिवर्स एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर ले लेते हैं 237 और एक वेरिएबल सम ले लेते हैं जिसमें 0 वैल्यू असाइन कर देंगे। सेम है, जब तक n 0 ना हो जाए, हमने n mod 10 किया तो राइट से एक एक डिजिट मिलती रहेगी। अब ये फॉर्मूला लगा दिएगा, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस जो भी आपने डिजिट एक्सट्रैक्ट की है d, जो रिमाइंडर आता जा रहा है। अब आपको अंदर प्रिंट नहीं करना है, अब n को डबल डिवाइड बाय 10 कर दिए। जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे इस सम में रिवर्स स्टोर हो चुका है। यानी अगर हम मैसेज दे दें रिवर्स इक्वल टू, तो आप देखेंगे अब ये पूरे सम में एक रिवर्स वैल्यू आ चुकी है। कोई बड़ा नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यहां पे ये फॉर्मूला है रिवर्स स्टोर करने का। तो हमारे पास प्रोग्राम बनाने के दो लॉजिक हो चुके हैं, एक जिसमें हम राइट साइड से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कर देते हैं तो रिवर्स आ जाता है, और एक है जिसमें पूरा की पूरा सम स्टोर कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक कोडिंग एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें ये दोनों लॉजिक पे प्रोग्राम होंगे। पहला है कि कोई भी डिजिट नंबर इनपुट कीजिए और उन सारी डिजिट्स का सम कीजिए। देखिए मैं कैसे, याद रखिएगा ये सम हम रिवर्स में करेंगे, पहले 4 एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 3, फिर 5, सबका सम कर देंगे। सेकंड प्रोग्राम में क्या करना है, कितने भी डिजिट का नंबर कीजिए और बताइए वो पैलिंड्रोम है। यानी पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिन्हें हम राइट से पढ़ें या लेफ्ट से पढ़ें सेम होते हैं। जैसे 1 to 1 को लेफ्ट से पढ़िए या राइट से, सेम है। कोई भी नंबर इनपुट कीजिए और बताइए वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर की हर डिजिट का क्यूब करें और उसका सम कर दें और वो अगर नंबर के इक्वल आए, इट मीन्स वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर इसको रिवर्स में करेंगे, पहले हम 3 एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका क्यूब, फिर 5 एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका क्यूब निकालेंगे, फिर 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका क्यूब निकालेंगे, सबको सम करेंगे। अगर वो सेम नंबर के इक्वल है, इट मीन्स वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कुछ और एग्जांपल है, 370, 371। एक है कोई भी डिजिट नंबर लीजिए और बताइए उसमें कितनी डिजिट्स दी यूजर ने। मतलब अगर यूजर ने दिया 123 तो आपका प्रोग्राम बता दे कि यस इट इज ए 3 डिजिट नंबर। अगर मैंने दिया 1 2 3 4 तो ये प्रोग्राम बता दे इट इज 4 डिजिट नंबर। जैसे मैंने दिया 9825 तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा यस इट इज ए 5 डिजिट्स नंबर, या देयर आर 5 डिजिट्स इन दिस नंबर। और फिर प्रोग्राम में आप कोई भी नंबर इनपुट कीजिए, उसका रिवर्स वर्ड्स में प्रिंट कीजिए। यानी अगर 235 है तो रिवर्स में पहले 5 आ रहा है लेकिन वर्ड्स में, फिर राइट साइड से 3 आ रहा है लेकिन वर्ड्स में, और फिर राइट साइड से 2 आ रहा है वर्ड्स में। और एक चीज आपसे और डिस्कस करना चाहेंगे कि आपसे अगर मैं कहें कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करिए और उनका टोटल परसेंटेज निकालिए, तो ये हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए कैसे, ये प्रोग्राम आप पहले बना चुके हैं जिसमें आपको याद होगा कि आपने मार्क्स 1 अलग इनपुट कराया था, अगर आपको याद हो, एंटर मार्क्स 1। इसी तरीके से एंटर मार्क्स 2, और ऐसे ही आपने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स इनपुट ले लिए थे। अगर आपको याद हो, ये M2 हो गया था, ये M3 हो गया था, M4 हो गया था, M5 हो गया था, यहाँ पे हो गया मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5। और इजी है। अब मैंने यहाँ पे टोटल निकाल लिया। टोटल कैसे निकलेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। परसेंटेज कैसे निकलेगी, टोटल अपॉन 500। अगर हर
सब्जेक्ट के मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स से 100 इंटू 100। अब आप यहाँ पे दे दोगे पर प्रिंट टोटल कॉमा पर। ये तो था पहला तरीका जो हम लोग ने प्रीवियस डिस्कस किया है। मान ली पहले मार्क्स है 50, 56, 78, 92, 34। तो आप देख रहे हैं टोटल मार्क्स आ गए 310 और परसेंटेज 62। लेकिन मान लीजिए ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अभी मैं आपसे कह दूं कि 5 स्टूडेंट के पांचों सब्जेक्ट में मार्क्स स्टोर करो। सोचिए एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में आपको वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं 5। अब मैं आपसे कह दूं कि 5 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स स्टोर करो, या मैं आपसे कह दूं कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करिए और टोटल परसेंटेज निकालिए, कितनी आई। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स इनपुट करिए 50 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स और उसकी परसेंटेज निकालिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 50 आप थोड़ी ले लेंगे। तो मैं आज आपको एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका बताता हूं लूपिंग का यूज करके। क्या करिए आप, लूप चला दिए फॉर आई इन रेंज। आज तक आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने इनपुट पहले किया। अगर मैं इसको फिर से करूं तो आप देखेंगे मैंने इनपुट पहले किया है, फिर लूप चलाते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, लूप के अंदर इनपुट लेना सीखेंगे। मैंने रेंज लूप किया, 1 से लेके 5 तक चलाना है तो 1,6,1 लिख दिया। अब मैं यहां पे सीधे लूप के अंदर इनपुट ले लूंगा, इनपुट एंटर मार्क्स। आपको पता है कि जो स्टेटमेंट लूप के अंदर आ जाता है वो एक बार एग्जीक्यूट ना होके मल्टीपल टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है इनपुट मार्क्स वाली, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। चलिए इसको करके देखते हैं पहले कि हो क्या रहा है। अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए पहले इसने पूछा फर्स्ट टाइम मार्क्स, मैंने दिया 45, तो उसने बता दिया यस आपके मार्क्स 45 हैं। फिर मैंने किया 56, मार्क्स 56 प्रिंट होके आ गए। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी बार इनपुट मांगा इसने हमसे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम एंड 5th टाइम, यानी 5 बार इनपुट मांगा। क्लियर है? यानी इस मेथड को हम इस प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें टोटल निकालना है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल और इसकी वैल्यू रख देते हैं 0, और परसेंटेज निकालना है तो उसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, या हमें जरूरत नहीं है इसकी। जहां ये मार्क्स इनपुट करने हैं वहां पे आप फॉर्मूला लगा दिए, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। इसका मतलब यूजर जैसे ही मार्क्स इनपुट करेगा वो टोटल में ऐड होता जाएगा, और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम प्रिंट टोटल करा देंगे। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है और हम इसकी यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिए कैसे, समझिएगा। ये हमारा आई है जो लूप चला, ये हमारा मार्क्स है, ये हमारा टोटल है। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। आई की सबसे वैल्यू क्या हो, पहले वैल्यू क्या होगी 1। मान लीजिए हमसे पूछेगा एंटर मार्क्स, मार्क्स मैंने दे दिए 78। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल था 0 प्लस 78, ये हो गया 78। मैं एक होल नंबर ले लेता हूं जिससे मुझे सम फाइंड करना इजी होगा। 50, आई की वैल्यू 2 होगी, ये फिर मार्क्स मांगेगा हमसे, यहाँ पे मैंने दे दिए थे 50। जब आई की वैल्यू 2 हुई, इसने फिर से हमसे सेकेंड टाइम मार्क्स मांगा, मैंने मान लिया 60 दिया है, तो टोटल पहले से कितना था 50 और उसी में 60 ऐड हो गया, यानी कि 110। थर्ड टाइम लूप चला, इसने फिर हमसे मार्क्स मांगे, हमने कहा 70। टोटल हमारा इस समय था 110 और उसमें प्लस 70 हो गया, तो ये हो गया 180। 4 टाइम फिर इसने हमसे मार्क्स मांगे, हमने दिया 50, हमारा टोटल पहले से था 180, 180 में 50 जोड़ा तो ये 230 हो गया। 5th टाइम जब उसने हमसे मार्क्स मांगे, हमने कहा 60, हमारा पहले से टोटल था 230 और इसमें 60 जुड़ गया तो ये हो गया 290।
6 टाइम जैसे हुआ वैसे ही हमारा लूप स्टॉप हो गया। इसका मतलब हमारे टोटल मार्क्स कितने आ गए? 290। यानी हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स और उसी को बार बार इनपुट में यूज कर रहे हैं। बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। जब लूप से बाहर आए तो हमने परसेंटेज निकाल लिया, टोटल अपॉन 500 इंटू 100। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया टोटल कॉमा परसेंटेज। चलिए रन कराते हैं, सेम वैल्यू देते हैं 50 60 70 50 60 50 60 70 50 60। आप देख रहे हैं 290 टोटल आ रहा है। और जब हम 290 को डिवाइड करेंगे 290 अपॉन 500 इंटू 100 तो ये हमें बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा है 57.99999 15 डिजिट्स तक। यहाँ पे आपको सिखा देते हैं, अगर मुझे 2 ही डिजिट तक आउटपुट चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद तो हम क्या कर देंगे, हम अलग अलग कर देते हैं प्रिंट टोटल ये रहा। और जब आप प्रिंट कर रहे हो तो एक राउंड फंक्शन होता है इनबिल्ट, इसमें लिख दिए पर कॉमा 2। इसका मतलब परसेंटेज को ये 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके प्रिंट कर देगा। रन कराते हैं 50 70 50 60 50 60 70 50 60। अब आप देख रहे हैं यहां पे उसने राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ याद रखिएगा कि 57.9 इज इक्वल टू 58।